हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा हरे कृष्णा। आज अपन जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है ट्रैकिंग डिफरेंस एंड ट्रैकिंग एरर। ठीक है। ये आपके मॉड्यूल में म्यूचुअल फंड का जो टॉपिक चैप्टर है उसमें ये टॉपिक कवर्ड है। ओके। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। ठीक है। आज से 1 साल पहले मेरा सीए फाइनल कंप्लीट हुआ और तुरंत मेरे को एक जॉब लग गया। तो जॉब का मेरा पैकेज था 6 लाख रुपया पर एनम। ठीक है। टैक्स एज सच मेरी को ऐसे इच्छा नहीं हो रही थी भरने की, तो मैंने टैक्स तो भरा नहीं। पर साल का जो खर्चा है वो मेरा हो रहा था 1 लाख रुपया, और उसके बाद मेरा जो सेविंग्स हो रहा था वो 5 लाख रुपए का सेविंग्स हो रहा था। ठीक है। तो अब मेरे को चिंता ये खाए जा रही थी कि यार ये इतनी बड़ी रकम, इसको गिनने में भी तकलीफ हो रही थी, 5 लाख रुपया। अब इसको संभाला कैसे जाए, कैसे इस फंड को मैं मैनेज करूं। तो मैंने मेरी शक्तियों का इस्तेमाल किया। मेरे को याद आया कि यार सीए फाइनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि हमको जो है जब भी इन्वेस्टमेंट करना है तभी हमको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वे में करना चाहिए कि अपना जो रिस्क है वो मिनिमल अमाउंट में रहे। तो मैंने देखा कि यार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस पे तो कई सारी कंपनीज है, तो मैं कैसे इन्वेस्टमेंट अभी अपना डिसाइड करूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे टॉप 50 कंपनी जो है ना उसका एक इंडेक्स है जिसको बोलते हैं निफ्टी 50। अब मैंने इन सभी कंपनीज का एक लिस्ट तैयार किया और उसमें मेरे को मार्केट कैपिटलाइजेशन का डेटा भी मिल गया। तो मैंने जो है वो मेरा 5 लाख रुपए का जो सेविंग था उसका मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो डिसाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है। अगली सुबह हुई और मैंने ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड किया था वो मैंने तुरंत ये जो 50 कंपनी थी उसमें मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है। 1 साल हो गया। 1 साल बाद मैं जब मेरा पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रहा था तो मैंने देखा कि निफ्टी 50 ये जो इंडेक्स है उसने 18% का रिटर्न दिया है। और उसी का जो पोर्टफोलियो मतलब निफ्टी 50 के स्टॉक्स में जो मैंने इन्वेस्ट करके जो मेरा पोर्टफोलियो बनाया था सभी 50 कंपनी का, उसका रिटर्न आया मेरा पोर्टफोलियो का 15%। तो यार ये 3% का गैप क्यों आया, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो बहुत ही ध्यान से एनालिसिस करने के बाद पता चला, तो मेरे पास दो इशू जो है वो मेरे नज़र में आए। पहला इशू ये था कि ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये हर दिन चेंज हो रहा था। करेक्ट। तो हर दिन अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज हो रहा है तो कहना है से मेरी इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट है मेरे को इसको भी हर दिन चेंज करना रहता है। करेक्ट। तो वो तो मैंने किया नहीं। तो वो एक रीजन बना कि ये 3% का डिफरेंस जो है वो वन ऑफ द रीजन ये था। दूसरा रीजन ये था कि मेरे को पता चला कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट किया उससे 6 महीने बाद ना ऐसा सेमी एनुअली ऐसा रिव्यू होता है कि स्टॉक्स में कौन से कंपोनेंट होने चाहिए, कुछ नए ऐड होने चाहिए या कुछ पुराने जो है वो इनएलिजिबल है तो वो निकाल देते हैं ये लोग। तो मैंने देखा कि इंडसइंड बैंक जो है ना इसको निफ्टी 50 से हटा दिया गया था और इसके बदले कोई एक दूसरा स्टॉक को ऐड कर दिया था ये इंडेक्स में। अब मैंने तो ये देखा नहीं, मेरी ध्यान में आया नहीं, तो मैंने तो इन्वेस्टमेंट करके रखा था इंडसइंड बैंक में। पर इसको तो निफ्टी 50 के जो इंडेक्स है उसमें से हटा दिया था। तो ये भी एक रीजन मेरे ध्यान में आया कि ये 3% का जो डिफरेंस है ये प्राइमरी दो रीजन की वजह से आ रहा है। तो अब मेरे को पता चला कि यार ये तो मतलब मॉनिटर जो ये करना पड़ेगा, ये तो बहुत ही हाई लेवल वाला काम है और ये तो अपने से होगा नहीं। और अगर हर रोज मैं मॉनिटर भी कर लूँ तो तकलीफ क्या होगी मालूम है कि हर रोज जो इन्वेस्टमेंट ये चेंज होती है तो हर रोज मेरे को बाय सेल ऐसे ऑर्डर डालने पड़ेंगे, तो मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो भी तो बढ़ जाएगा। करेक्ट। तो वापस से मेरे को ये चिंता खाई जा रही थी कि यार अभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढे अपन। तो मैं एक दिन आईपीएल देख रहा था थोड़ा टेंशन फ्री होने के लिए, तो एक ओवर खत्म हुई उसके बाद एक सचिन तेंदुलकर का ऐड आया कि म्यूचुअल फंड जो है वो सही है। क्या है, म्यूचुअल फंड जो है वो सही है। तो मैंने मान लिया कि सचिन तेंदुलकर जी बोल रहे हैं तो म्यूचुअल फंड सही है। और मैंने मेरे एक दोस्त को एक कॉल लगाया जो कि म्यूचुअल फंड का उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। तो मैंने फ्रेंड को कॉल लगाया, उसको मैंने बोला कि यार देख मेरा ऐसा प्रॉब्लम है कि मैंने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और निफ्टी 50 ने 18% का रिटर्न दिखाया और मेरे पोर्टफोलियो ने अंडर परफॉर्म किया बाई 3%, 15% का ही रिटर्न मिला मेरे को। तो यार तेरे को ऐसा कोई म्यूचुअल फंड पता है क्या कि जो ये जैसा मैं कर रहा हूँ कि ये निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है उसी में इन्वेस्ट करता हूँ, ऐसा कोई म्यूचुअल फंड तेरे को पता है क्या? तो उसने मेरे को बोला कि यार ऐसे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। मैं बोला क्या बात कर रहा है, सही में? तो उसने बोला हाँ ऐसे तो कई सारे म्यूचुअल फंड है जो तेरे बिहाफ पे उन सभी निफ्टी 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेंगे। तो मैंने कहा यार तो इसका मतलब मैं किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं
क्योंकि ये सभी निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन सभी का रिटर्न सेम ही होगा ना। मतलब ये जो निफ्टी 50 का रिटर्न है और जो म्यूचुअल फंड से मैं कमाऊंगा वो सेम ही होगा ना। तो उसने बोला नहीं। उसने ये बोला कि निफ्टी 50 और जिस म्यूचुअल फंड में मैं पैसा डालूंगा उसका रिटर्न तो अलग होगा ही होगा। और हर एक म्यूचुअल फंड का भी ऐसा जो भी कंपैरिजन करूंगा कि म्यूचुअल फंड 1 2 3 4 ऐसे जितने भी म्यूचुअल फंड है उनमें भी डिफरेंस हो सकता है रिटर्न कमाने में। तो मैंने बोला यार ऐसा क्यों। तो उसने मेरे को है ना 3 रीजन समझाए। ठीक है। पहला रीजन था कि यार जो म्यूचुअल फंड है वो खुद भी तो एक बिजनेस कर रहा है ना। तो उसके खुद के भी तो कोई खर्चे होते हैं। म्यूचुअल फंड जो है वो आपसे पैसा लेता है, जो भी उसका एक्सपेंसेस होता है वो उसको इनकर करता है, और बाद में जो जो भी उसके पास पैसा बचा वो जाके वो इन्वेस्ट कर देता है वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में। करेक्ट। तो नेट रिटर्न जो है वो कमाएगा कहने से वो तो कम ही होगा। दूसरा जो उसने मेरे को रीजन दिया वो ये बोला कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी तो इनकर करता है। जैसे हम लोग किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो कहने से हमको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भरना पड़ता है, ब्रोकरेज भरना पड़ता है। तो वैसे म्यूचुअल फंड भी तो इनकर करेगा ये सारे एक्सपेंसेस। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से नेट रिटर्न जो है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए वो डिफरेंस आएगा ही आएगा। तीसरा रीजन जो उसने मेरे को दिया ये बड़ा ही मजेदार रीजन था, ये था कि म्यूचुअल फंड जो है वो उसके पास कैश बैलेंस थोड़ा सा रखता है और कभी कभी तो उसके पास रह जाता है कैश बैलेंस। तो पहले ये समझते कि कैश बैलेंस वो रखता क्यों है सर। रखता इसीलिए, देखो म्यूचुअल फंड जो है ना, अभी कोई इन्वेस्टर आएगा उसको बोलेगा कि भाई आप मेरा जो यूनिट है वो रिडीम कर दो, मेरे को जो मेरा है इन्वेस्टमेंट वो वापस दे दो। तो कहने से म्यूचुअल फंड को तो कैश बैलेंस थोड़ा मिनिमम बैलेंस रखना ही पड़ेगा, जैसे कि बैंक्स रखती है। कोई आके बोलेगा कि मेरे को फंड विड्रॉ करना है तो उसको तो पैसा वापस देना पड़ेगा बैंक को। सेम गोस फॉर म्यूचुअल फंड। करेक्ट। अभी कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है कि म्यूचुअल फंड के पास एक्सेस कैश बैलेंस रह जाता है। सर कैसे। मान लो एक स्टॉक की बहुत ही अच्छी न्यूज आ गई, ठीक है, बहुत ही अच्छी न्यूज आ गई और सुबह जब मार्केट खुला तो डायरेक्टली वो अपर सर्किट में लॉक हो चुका था। सर अपर सर्किट क्या होता है। अपर सर्किट माने एक कंपनी की इतनी अच्छी न्यूज आ गई तो उसकी वजह से हुआ यूं कि उस स्टॉक की जो है वो इतनी डिमांड इंक्रीज हो गई कि उसमें सिर्फ और सिर्फ बायर्स थे, सेलर्स नहीं थे, और बल्क में लोग बाइंग कर रहे थे। तो इसकी वजह से अभी कोई सेलर ही नहीं है तो बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे होगा, उसके सामने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे होगा जब कोई बेचने को ही तैयार नहीं है, तो मैं खरीदूं कैसे। ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपर सर्किट। अब म्यूचुअल फंड ने देखा कि न्यूज तो आ गई अच्छी और अगले दिन सुबह जब वो ट्रेड लेने गया तो वो ट्रेड ले ही नहीं पाए क्योंकि कोई बेचने को तैयार ही नहीं था, तो मैं खरीदूं कैसे। तो उसके पास एक्सेस कैश बैलेंस रह गया। ठीक है। अब निफ्टी 50 के वो पर्टिकुलर स्टॉक ने जो है उसका तो परसेंटेज इंक्रीज हो गया प्राइस में, तो उसका तो गेन हो गया, उसका तो रिटर्न ये 18% में दिख जाएगा। पर ये कहने से ये 15% में दिखेगा नहीं। तो ये 3 रीजन उसने मेरे को ये समझाए कि फंड का एक्सपेंसेस होता है अपना कुछ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी वो बेयर करता है, और उसके पास कैश बैलेंस भी कुछ उसको रखना पड़ता है या कभी कभी रह भी जाता है, जिसकी वजह से मार्केट के रिटर्न में और उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न में जो है वो गैप जो है वो रह जाता है। तो सर अभी हम लोग करें कैसे ये। और एक और चीज उसने मेरे को बताई कि ये जो डिफरेंस है ना वो बहुत ही कम होगा, मतलब ये 3% का जो है उससे तो कम ही होगा। ठीक है। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि म्यूचुअल फंड जो है वो सही है, और गोइंग फॉरवर्ड मेरे को म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है, ये ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया। पर अब म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कौन सा करे, ये मेरे को तकलीफ थी। ठीक है। तो अब ये डिस्कशन को थोड़ा होल्ड करते हैं। ठीक है। मैं आपको एक ना अभी एक टास्क देता हूँ। तो टास्क आपका ये है कि आप एक आर्चरी कंपटीशन के जज हो। ठीक है। आर्चरी पता है ना क्या होता है, बो एंड एरो। अभी इसमें कंपटीशन में ये होता है कि 10 जो होता है वो सबसे हाईएस्ट स्कोर होता है, जिसको हम लोग बुलजाई भी बोलते हैं। और एक एक सर्कल जैसे जैसे हम लोग बाहर जाएंगे ना तो 9 8 7 6 ऐसा स्कोर जाता है। ठीक है। तो दो प्लेयर के बीच में कंपटीशन होने वाला था, घमासान युद्ध हुआ और आपको इसको जज करना था कि किसने अच्छा सा परफॉर्म किया है। तो प्लेयर 1 आया और प्लेयर 1 ने क्या किया, 3 गेम खेला और तीनों बारी उसने 9 का जो स्कोर है वो स्कोर करके लेके आया। ठीक है। यानी कि हर एक गेम में उसने 1 पॉइंट से जो है वो बुलजाई मिस कर दिया। तो टोटल स्कोर उसका आया कितना, 27। इन सब का टोटल निकालो, 27 आया। और ऑन एन एवरेज जितने पॉइंट से उसने टारगेट को मिस किया, कहना से वो इन तीनों का टोटल और इसका एवरेज निकाले अपन तो क्या आएगा, 1। ठीक है।
प्लेयर टू आया, प्लेयर टू तो देखो फर्स्ट गेम में ही उसने 10 का स्कोर किया, सेकेंड गेम में उसने 9 का स्कोर किया, थर्ड गेम में उसने 8 का स्कोर किया। यानी कि फर्स्ट गेम में उसने एक भी पॉइंट नहीं मिस किया, सेकेंड गेम में एक पॉइंट मिस किया, थर्ड गेम में उसने जो है वो 2 पॉइंट मिस कर दिया। ठीक है, तो टोटल उसका स्कोर आया 27। और जितने पॉइंट से उसने मिस किया है अगर उसका मैं एवरेज निकालूं तो वो भी आता है 1। तो सर अब इसमें मेडल किसको दे ये आपको जज करना है। प्लेयर 1 का स्कोर आया 27, प्लेयर 2 का भी स्कोर आया 27, और ऑन एन एवरेज जितने पॉइंट से ये लोग ने टारगेट मिस किया, बुलजाई मिस किया, वो भी दोनों का सेम है 1। तो आप मेडल किसको दोगे, प्लेयर 1 को या प्लेयर 2 को? या फिर आप ऐसा बोलोगे ये लो मेडल का दो दो टुकड़ा लेके जाओ आप लोग, क्या करोगे आप लोग? तो देखो अभी ना अपने को क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे देखना है कि कौन सा प्लेयर का स्किल अच्छा है। सर वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लेयर 1 आया और उसने हर बारी जो है वो 9 का स्कोर किया, मतलब वो कंसिस्टेंसी बता रहा है अपने एम में। हर बारी जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट से मिस कर रहा है। और उसी के कंपेयर में आप प्लेयर 2 को देखो तो प्लेयर 2 का जो है वो इनकंसिस्टेंसी दिख रहा है हर एक शॉट में। हर फर्स्ट गेम में उसने 0 पॉइंट से मिस किया, बुलजे हिट किया, सेकंड गेम में 1 पॉइंट से मिस किया, और थर्ड गेम में 2 पॉइंट से मिस किया। तो कहने से कि प्लेयर 1 इज मोर कंसिस्टेंट देन प्लेयर 2, करेक्ट? तो सर अब ये जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ये बोल रहे हो आप, अब इसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे हम लोग? तो हम लोग ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में सीखते हैं कि जब भी हमको कंसिस्टेंसी या फिर वॉलेटिलिटी को मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी डिफरेंसेस आया ना कि जितने पॉइंट्स वो लोग ने मिस किया ना उसका निकालेंगे हम लोग क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे नीचे देखो, प्लेयर 1 जो है उसका मैंने डेटा लिखा है, हम लोग उसको एक्स डिनोट करेंगे, और प्लेयर 2 के लिए हम लोग उसको वाई डिनोट करेंगे। यहाँ पे जो है मैंने डिफरेंस लिख दिया है कि कितने पॉइंट से वो मिस कर दिया दोनों प्लेयर के लिए। ठीक है, अब उसका मैं एवरेज निकालूँ तो वो कितना आया था 1, और यहाँ पे भी प्लेयर 2 का भी 1 आया था एवरेज। अब हम लोग इसका निकालेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। सर स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं? सिंपल है ना, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, वापस बोलता हूँ, एक्स माइनस एक्स बार करेंगे और उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ऐसा हर एक के लिए मैं करूंगा, और जो भी टोटल आया डिवाइड बाय मैं एन करूँ तो मेरे को क्या आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। उसका स्क्वायर रूट निकालो तो मेरे को क्या आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। करेक्ट, तो प्लेयर 1 का स्टैंडर्ड डिविएशन आया 0। क्यों सर ऐसा आया? क्योंकि यहाँ पे देखो उसने कंसिस्टेंसी डिस्प्ले किया था, इसीलिए स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 0 आया। पर इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 0 नहीं आएगा। आप देखो कैलकुलेट करते हैं इसका, वाई बार मैंने कैलकुलेट कर लिया था, फिर वाई माइनस वाई बार इसका स्क्वायर करूँ तो जो भी आंसर आएगा उसका मैं टोटल ले लूंगा। ये टोटल का मैं डिवाइड बाय एन करूँ और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लूँ तो कहना से मेरे को स्टैंडर्ड डिविएशन आया, और वो आया 0.67। तो आप देखो कि एक प्लेयर जो है वो कंसिस्टेंसी अगर डिस्प्ले कर रहा है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी, तो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन आया 0। पर थोड़ा सा भी वो इनकंसिस्टेंट है ना तो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है 0.67। करेक्ट, तो सर अपना कॉन्सेप्ट ना यहाँ पे हो चुका है। अब इसको सिर्फ म्यूचुअल फंड की जिंदगी से, म्यूचुअल फंड की दुनिया से अपन कंपेयर करके देखते हैं कि सर हम लोग ने पढ़ा क्या ये। ठीक है, हाँ अरे जज करना तो भूल ही गए, प्लेयर 1 को मेडल मिलेगा, क्यों? क्योंकि इसने कंसिस्टेंसी डिस्प्ले किया है। ठीक है, प्लेयर 2 को मेडल नहीं मिलेगा, और ना ही मेडल का दो टुकड़ा होगा। ठीक है, स्कोर दोनों का सेम है, उससे फर्क नहीं पड़ता। कंसिस्टेंसी किस प्लेयर ने बताया, प्लेयर 1 ने। ठीक है, अब इसको लिंक करते हैं अपन म्यूचुअल फंड की दुनिया से। तो आ जाते हैं अपन, ओके। सो मैं 4 म्यूचुअल फंड का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट है एसबीआई निफ्टी म्यूचुअल फंड, दूसरा है एक्सिस निफ्टी म्यूचुअल फंड, तीसरा है यूटीआई, और चौथा जो है वो एचडीएफसी। अब ये म्यूचुअल फंड जो है ये निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं। सर ट्रैक करते हैं इसका मतलब क्या? ये म्यूचुअल फंड जो है वो निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक्स होते हैं उनको उनमें इन्वेस्ट करते हैं जिस प्रोपोर्शन में निफ्टी 50 में कंपोनेंट्स होते हैं। ये एग्जैक्ट कॉपी मारते हैं, रेप्लिकेट करने का ट्राई करते हैं। इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं पोर्टफोलियो रेप्लिकेशन। ठीक है, इसका मतलब कि ये एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है इसके लिए बुलजाए है निफ्टी 50 के रिटर्न्स। ठीक है, ये निफ्टी 50 के रिटर्न्स को टारगेट करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डेटा समझ लेते हैं कि चारों म्यूचुअल फंड का डेटा क्या है। तो ईयर वाइज 5 साल का मेरे पास डेटा है कि ये जो है वो म्यूचुअल फंड है, ये निफ्टी 50 है, 5 साल का मेरे पास रिटर्न है। ठीक है, तो ईयर 1 में अगर मैं देखूं
तो मैं देखता हूँ कि जिस म्यूचुअल फंड का मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई निफ्टी 50, उसने कमा के दिया है 11.5%। और उसके कंपेयर में मेरा बुलजाई क्या था, मेरे को कॉपी कितना करना था, मेरे को टारगेट कितना करना था, 12% का। तो कहना ऐसे कि मेरे म्यूचुअल फंड ने 0.5% से जो है वो टारगेट को मिस कर दिया। मेरे म्यूचुअल फंड ने अंडर परफॉर्म किया बाय 0.5%। करेक्ट। ऐसा मैंने हर साल के लिए कैलकुलेट करके देखा तो मेरे को पता चला कि भाई ये तो हर साल जो है वो 0.5 से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं निकालूं, एवरेज निकालूं इसका, तो इसका 0.5 आता है। यानी कि हर साल, पांचों साल में उसने ये बताया है कि मैं 0.5% से अंडर परफॉर्म कर रहा हूं, मेरा जो म्यूचुअल फंड है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है बाय 0.5। तो अब अगर मैं इन डिफरेंसेस का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालूं तो वो क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स बार द होल का स्क्वायर। क्या आया, 0। ऐसा मैं हर साल के लिए मैं कैलकुलेट करने का ट्राई करूंगा डेविएशंस, और जो भी टोटल आया उसको मैं डिवाइड बाय n-1 कर रहा हूं। यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन का ना दो फॉर्मूला होता है, एक होता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन और एक होता है मीन का स्टैंडर्ड डिविएशन। अरे सॉरी, सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन। एक होता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल। तो जब हम लोग पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हैं ना, तो उसमें डिनोमिनेटर में रखते हैं एन, सिर्फ और सिर्फ एन। और जब हम लोग सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हैं तो उसमें हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं n-1। तो सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर जो इंस्टीट्यूट ने हमको दिया है मॉड्यूल में, उसमें तो कहीं पे भी ऐसा नहीं किया है n-1। एक्चुअली इंस्टीट्यूट को करना चाहिए था, पर इंस्टीट्यूट ने सिंप्लीफाइड रखने के लिए उसको n-1 नहीं लिखा है। तो सर यहाँ पे आप क्यों ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में ये फॉर्मूला ट्रैकिंग एरर का यही दिया है, वो है इसलिए। ठीक है। पर जब भी आप याद रखो कि जब भी हम किसी सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन ले रहे हैं तो उसमें हमको डिनोमिनेटर में n-1 लिखना पड़ता है, और पॉपुलेशन के केस में डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ n आता है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग ने निकाला 0 डिवाइड बाई n क्या है, 5। हम लोग ने यहाँ पे 5 साल का डेटा लिया है, तो n क्या हुआ, 5-1 करें और उसका स्क्वायर रूट निकाले तो स्टैंडर्ड डिविएशन आया 0। तो बरोबर है ना सर, हर साल उसने अंडर परफॉर्मेंस तो दिखाया है, पर हर साल उसने कंसिस्टेंटली एक फिक्स्ड अमाउंट से अंडर परफॉर्म किया है। यहाँ पे आप देखो तो स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये कंसिस्टेंट है। अपने अंडर परफॉर्मेंस में भी वो कंसिस्टेंट है, इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं आया। ठीक है। अब आते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड है जो कि एक्सिस निफ्टी, ये भी निफ्टी 50 को ही ट्रैक कर रहा है। ठीक है। तो इसका फर्स्ट ईयर का अपन देखे तो उसने 10% कमा के दिया है, और टारगेट उसको कितना करना था, 12%। तो कहना ऐसे कि उसने 2% से जो है वो अंडर परफॉर्म किया है। और ऐसा हर साल मैंने देखा तो मैंने नोटिस किया कि 2% से जो है वो कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म किए जा रहा है। तो ऑन एन एवरेज 5 साल का अगर मैं बोलूँ तो कहना ऐसे उसने हर साल 2% का अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। इसका भी अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करूँ तो कहना ऐसे वो भी तो 0 आएगा। क्यों सर 0, क्योंकि यहाँ पे उसने कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म किया है बाय अ फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है। तो अब आते हैं अपन थर्ड एग्जांपल में, एंड में ना ये चारों हो जाएगा ना एग्जांपल, उसके बाद एक एनालिसिस अपन लेंगे। ठीक है, वो एनालिसिस देखो मजा आएगा आपको। थर्ड म्यूचुअल फंड जो है वो है यूटीआई निफ्टी 50, और उसका अगर मैं देखूँ तो उसने ईयर 1 में जो है वो 11.5% कमाया है, और टारगेट उसको करना था 12% का, तो उसने अंडर परफॉर्म किया है बाय 0.5%। सेकेंड ईयर उसमें आउट परफॉर्म किया है बाय 0.5%। थर्ड ईयर में उसने अपना बुलजाई हिट किया, टारगेट अचीव कर लिया, बोलो। फोर्थ ईयर में उसने वापस अंडर परफॉर्म किया, और फिफ्थ ईयर में वापस से उसने आउट परफॉर्मेंस दिखाया। तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो ऑन एन एवरेज इसने 5 साल में 0% से इसने अंडर परफॉर्म या आउट परफॉर्म, मतलब 0% इसने अपना टारगेट हिट किया है, अंडर परफॉर्म आउट परफॉर्म नहीं है। इसने इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है अपने टारगेट को हिट करने में। करेक्ट। पर इसका अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा तो क्या आएगा, इन सभी डिफरेंसेस का अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं तो मैं क्या निकालूंगा, एक्स माइनस एक्स बार द होल का स्क्वायर। ऐसा हर एक का मैं डेविएशन निकालूंगा, जो भी टोटल आया डिवाइड बाय n-1 करूंगा, उसका स्क्वायर रूट करूंगा, तो मेरे को आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो आप देखो कि भले ही ट्रैकिंग डिफरेंस जो है वो मेरा 0 आया, पर क्योंकि मेरे
जो टारगेट जो मैं एम कर रहा था उसमें इनकंसिस्टेंसी थी। फर्स्ट ईयर में अंडर परफॉर्म किया, सेकेंड ईयर में मैंने आउट परफॉर्म किया, थर्ड ईयर मैंने टारगेट अचीव किया, फोर्थ ईयर में वापस मैंने अंडर परफॉर्मेंस दिखाया, फिफ्थ ईयर में मैंने वापस आउट परफॉर्म किया। तो कहना है से ये इनकंसिस्टेंट है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ रहा है। करेक्ट। फोर्थ एग्जांपल अपन लेते हैं, ये है एचडीएफसी निफ्टी का। तो इसमें देखो ईयर वन में जो है मैंने 10.5% कमाया और मेरे को टारगेट करना था 12%। तो यानी कि फर्स्ट ईयर में मैंने अंडर परफॉर्म किया बाय 1.5%। ठीक है, ज़्यादा ही कुछ गैप रह गया है मेरा। ठीक है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, यहाँ पे मैंने चारों साल में मैंने एक एक पॉइंट से जो है वो अंडर परफॉर्म किया, एक एक परसेंट से। तो अगर मैं इसका टोटल निकाल के एवरेज निकालूँ तो मेरे को दिखता है कि 5 साल की एवरेज है मेरी 1.1% का अंडर परफॉर्मेंस में दिखा रहा हूँ, जो कि बहुत ही बड़ा गैप है। टारगेट से मैं काफ़ी दूर हूँ। करेक्ट। अब इसका मैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालूंगा? तो पहले डेविएशन का स्क्वायर करते हैं अपन, 1.5 माइनस 1.1 द होल का स्क्वायर। करेक्ट। ये जो मैंने डेविएशन निकाला इन सभी का टोटल लूँ और n-1 डिनोमिनेटर में मैं डिवाइड करूं और उसका स्क्वायर रूट करूं तो मेरे को क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। करेक्ट। अब ये जो हमने डिफरेंस निकाला ना, म्यूचुअल फंड की जिंदगी में इसको कहा जाता है ट्रैकिंग डिफरेंस। और जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने निकाला उसको बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। मैं इसको स्टार्टिंग में बोलना भूल गया, वेरी सॉरी। वापस बोलता हूं मैं कि जितने पॉइंट से हम लोग ने हमारा टारगेट मिस कर दिया उसको बोलते हैं ट्रैकिंग डिफरेंस। यानी कि ट्रैकिंग डिफरेंस सिर्फ क्या बताता है? परफॉर्मेंस में गैप बताता है कि ये अंडर परफॉर्म किया है कि आउट परफॉर्म किया है। ठीक है। और ट्रैकिंग डिफरेंस का जब मैं डेविएशन निकाल के, ट्रैकिंग डिफरेंसेस के डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जब मैं निकालूंगा तो उसको बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। समझा आपको इतना? अब चारों म्यूचुअल फंड का ना एक हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस लेते हैं। ठीक है, चारों म्यूचुअल फंड का मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। हर एक म्यूचुअल फंड के लिए मैंने एवरेज ट्रैकिंग डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है और ट्रैकिंग एरर का भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो यहाँ पे आप देखो कि ट्रैकिंग डिफरेंस जो है वो एसबीआई निफ्टी 50 का था 0.5% और एक्सिस निफ्टी का था 2%। और ट्रैकिंग एरर जो था वो था दोनों का जीरो, दोनों का ही जीरो था। अब नॉर्मली ना इंस्टीट्यूट का मतलब हम लोग अगर ये मॉड्यूल देखते हैं ना तो इंस्टीट्यूट ने उसमें बोला है कि ट्रैकिंग एरर जो है वो एक रिस्क को मेजर करता है। तो हम लोग ऐसे कैसे सोचेंगे कि रिस्क अगर जिसमें कम होगा वो हम लोग उठा लेंगे, वो म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे तो दोनों का ट्रैकिंग एरर जो है वो दोनों का जीरो है। तो अगर आपने गलती से भी एक्सिस निफ्टी में इन्वेस्ट कर दिया होता, ये देखिए कि दोनों का ही तो ट्रैकिंग एरर जो है वो जीरो है, तो मेरे को फर्क क्या पड़ता है इसमें? तो आपने अगर एक्सिस निफ्टी में जो इन्वेस्ट कर दिया होता ना, तो हर साल आपको ऑन एन एवरेज 2% का अंडर परफॉर्मेंस देखने मिलता है निफ्टी 50 के कंपेयर में। और इसी के अगेंस्ट एसबीआई निफ्टी जो है वो सिर्फ 0.5% का अंडर परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो यानी कि हर साल आप 1.5% का जो है वो अंडर परफॉर्मेंस आप अपने पोर्टफोलियो में झेल रहे हो। म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है आप उसमें 1.5% का अंडर परफॉर्मेंस झेल रहे हो। समझा आपको? तो यहाँ पे ट्रैकिंग डिफरेंस जो है वो लो है, ट्रैकिंग डिफरेंस जो है यहाँ पे हाई है। पर कंसिस्टेंट, क्योंकि दोनों ही कंसिस्टेंट वे में अंडर परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे आप वापस देखो दोनों का ही कंसिस्टेंसी था अंडर परफॉर्मेंस करने में, इसलिए उनका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो दोनों का जीरो आया, ट्रैकिंग एरर जो है वो दोनों का जीरो आया। करेक्ट। पर आप यहाँ पे डिसीजन अगर गलत ले लेते सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग एरर को देख के, तो यहाँ पे आप गलत प्रूव हो सकते थे। ठीक है। दूसरे दो म्यूचुअल फंड को कंपेयर करते हैं, यूटीआई और एचडीएफसी। यहाँ पे आप देखो इसका तो ट्रैकिंग डिफरेंस जो है वो जीरो आ रहा है और यहाँ पे एचडीएफसी का 1.1 है। ट्रैकिंग एरर जो है वो है 0.5 यूटीआई का और एचडीएफसी का है 0.22। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रैकिंग एरर नहीं, ट्रैकिंग डिफरेंस को ध्यान में रख के अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर देते तो हम लोग किस में इन्वेस्ट करते? कहना है से यूटीआई में अपन इन्वेस्ट कर लेते, क्योंकि हम क्या देखते हैं जिसका ट्रैकिंग डिफरेंस कम वो अपने लिए म्यूचुअल फंड जो है वो अच्छा है। तो हम लोग ने अगर यूटीआई में इन्वेस्टमेंट कर लिया होता तो यहाँ पे आप देखो कि ट्रैकिंग एरर जो है वो इसके कंपेयर में ज़्यादा है। तो सर ऐसा क्यों हुआ ज़्यादा आया? क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा था। यहाँ पे आप देखो कभी आउट परफॉर्म, कभी टारगेट हिट किया है, कभी अंडर परफॉर्म, कभी वापस अंडर परफॉर्म, कभी आउट परफॉर्म। पर यहाँ पे अगर आप एचडीएफसी का देखोगे ना
तो एक फर्स्ट ईयर में उसने 1.5 किया और बाकी के चारों साल में उसने खाली 1% का अंडर परफॉर्मेंस दिखा है। तो कंसिस्टेंसी एचडीएफसी की यूटीआई से ज्यादा है, भले ही ट्रैकिंग डिफरेंस जो है वो कम है यूटीआई का, पर कंसिस्टेंट कौन है ज्यादा? एचडीएफसी। एचडीएफसी अपने अंडर परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट है और यूटीआई जो है वो अपने जो ट्रैकिंग डिफरेंस है उसका तो वो जीरो आ रहा है पर वो इनकंसिस्टेंट है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग डिफरेंस को पॉइंट ऑफ व्यू लेके मैं यूटीआई में इन्वेस्ट कर देता तो कहना से मेरे को मेरे म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स में इनकंसिस्टेंसी दिखने मिलती कंपेयर टू निफ्टी 50। और यहाँ पे इतना ज्यादा इनकंसिस्टेंसी मेरे को फेस नहीं करना पड़ता। दोनों में इनकंसिस्टेंसी तो है पर एचडीएफसी में कम है। ठीक है, तो सर ट्रैकिंग डिफरेंस, ट्रैकिंग एरर, अब इनमें से सिलेक्ट कौन सा करूं मैं? कौन सा ये मेजर जो है वो मैं एक म्यूचुअल फंड को जब सिलेक्ट कर रहा हूं तब मैं मेरे को क्या देखना चाहिए आपके हिसाब से, ट्रैकिंग डिफरेंस की ट्रैकिंग एरर? आपको दोनों देखना चाहिए, क्योंकि एक जो है वो ये बताता है कि आपके परफॉर्मेंस में गैप कितना है और दूसरा जो है वो ये बताता है कि उस परफॉर्मेंस में आपकी कंसिस्टेंसी है या वोलेटिलिटी है। राइट? तो आप फर्स्ट आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा कि ट्रैकिंग डिफरेंस भी लो हो और ट्रैकिंग एरर भी लो हो, वो जो म्यूचुअल फंड है वो आपके लिए बेस्ट है। राइट? आई होप आपको ये पूरा समझ में आया ट्रैकिंग डिफरेंस, ट्रैकिंग एरर क्या होता है। ठीक है, अब आपके थोड़े बस नॉलेज पर्पस के लिए मैं बता देता हूँ कि सेबी ने है ना मैंडेट करके रखा हुआ है कि ट्रैकिंग डिफरेंस जो है ये आपको जो है वो मैंडेटरी डिस्क्लोज करना पड़ता है फॉर 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन, यानी कि जब से म्यूचुअल फंड आपकी जो स्कीम है उसका जन्म हुआ तब से आपको ट्रैकिंग डिफरेंस का जो है वो डेटा आपको म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर को जो देना पड़ता है। ठीक है, और मैक्सिमम ट्रैकिंग एरर आपका इक्विटी फंड हो तो 2% का ही आना चाहिए और डेट फंड हो तो 1.5%। ट्रैकिंग एरर का बात कर रहा हूँ, यानी कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमने निकाला ना, ये मैक्सिमम इक्विटी फंड के लिए जो है वो 2% आना चाहिए और डेट फंड हो तो 1.5% आना चाहिए। ठीक है, अब पूरा एक समरी ले लेते हैं अपन, फॉर्मूला भी इसमें अपन कवर कर लेंगे कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है, सबसे पहले ट्रैकिंग डिफरेंस मैंने क्या बोला? ट्रैकिंग डिफरेंस बताता है आपके परफॉर्मेंस में गैप, आउट परफॉर्म किया, अंडर परफॉर्म किया, या फिर एक और चीज यहाँ पे टारगेट हिट किया, टारगेट अचीव्ड। ठीक है, ट्रैकिंग डिफरेंस ये बताता है कि आपने आपके परफॉर्मेंस में क्या गैप था, कि आपने आउट परफॉर्म किया, क्या आपने अंडर परफॉर्म किया, या फिर आपने टारगेट अचीव कर दिया। ठीक है, ट्रैकिंग एरर जो है वो ये बताता है कि ये परफॉर्मेंस गैप जो है, जो ट्रैकिंग डिफरेंस है उसमें कंसिस्टेंसी थी या वोलेटिलिटी थी। अगर परफेक्ट कंसिस्टेंसी थी तो उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा 0, और अगर थोड़ी सी भी वोलेटिलिटी थी तो स्टैंडर्ड डिविएशन 0 नहीं आएगा, कुछ ज्यादा आएगा। ठीक है, तो सर हमको सिलेक्ट कौन सा करना है जिसमें भी ट्रैकिंग डिफरेंस, ट्रैकिंग एरर ये दोनों ही कम हो? अगर ऐसा आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक म्यूचुअल फंड में मिल जाए तो वो म्यूचुअल फंड ये दो पैरामीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ठीक है, अब आते हैं कि ये रेलेवेंट जो है, ये ट्रैकिंग डिफरेंस, ट्रैकिंग एरर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके हिसाब से कौन से म्यूचुअल फंड में ज्यादा रेलेवेंट है? सर कौन सा म्यूचुअल फंड, ये जानने से पहले आप ये समझ लो कि म्यूचुअल फंड के कितने टाइप होते हैं। तो जिस तरीके से उनको मैनेज किया जाता है वो हिसाब से दो तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। पहला जो होता है वो है पैसिव म्यूचुअल फंड और दूसरा जो है वो होता है एक्टिवली मैनेज फंड। ठीक है, एक होता है पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड और दूसरा होता है एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। जो पैसिवली मैनेज होता है ना उसमें म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है ना, फंड मैनेजर बोलते हैं जिसको, उसका काम क्या होता है मालूम है? सिर्फ और सिर्फ जो पोर्टफोलियो जो ट्रैक कर रहा हूं मैं, इंडेक्स, हमारे एग्जांपल में जो इंडेक्स को हम ट्रैक कर रहे थे उसको बेंचमार्क इंडेक्स बोलते हैं, निफ्टी 50 था वो। पैसिवली मैनेज फंड जो है उसका जो फंड मैनेजर है उसमें जो उसका गोल यही रहता है कि ये पोर्टफोलियो का जो भी रिटर्न है ना उतना ही मैं एग्जैक्ट कॉपी करूं और मेरे म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर है उनमें उनको उतना कमा के दूं। मेरा गोल ये नहीं रहता कि मैं मार्केट का जो इंडेक्स जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ उससे मैं आउट परफॉर्मेंस दिखाऊं। समझा आपको इतना? वापिस बोल रहा हूँ कि पैसिवली मैनेज फंड जो होता है उसमें मेरा गोल सिर्फ और सिर्फ कॉपी करके देना होता है रिटर्न इन्वेस्टर को। मेरा गोल ये नहीं होता कि मैं आउट परफॉर्म करके दूं मेरे इन्वेस्टर को रिटर्न्स। पर जो एक्टिवली मैनेज जो फंड होता है उसमें म्यूचुअल फंड जो मैनेजर होता है उसको अपना दिमाग अप्लाई करना है और अपनी स्किल यूज करनी है ताकि जो मार्केट के रिटर्न्स है उससे भी वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए। हमारे जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हो उनको ज्यादा कमा के देना पड़ता है हमको एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में।
ठीक है, तो आपके हिसाब से ये जो ट्रैकिंग डिफरेंस ट्रैकिंग एरर का जो कॉन्सेप्ट है ये रेलेवेंट कहाँ पे होगा? सीधी सी बात है ना यार, पैसिवली मैनेज फंड में। सर क्यों? अरे पैसिवली मैनेज फंड में तो गोल ही तो यही है मेरा कि कॉपी मारना है, और जहां पे कॉपी मार रहा हूं वहीं पे तो मैं देखूंगा कि ढंग से कॉपी मार रहा हूं या नहीं। तो ट्रैकिंग जो है वो मैं ठीक से कर रहा हूं या नहीं, वही तो मेरे को यहाँ पे देखना है। एक्टिवली मैनेज जो फंड है उसमें मेरे को कॉपी मारना ही का है, तो मैं देखूं ही क्यों कि मेरे को ट्रैक करना है इंडेक्स का फंड, मेरे को तो उससे ज्यादा कमा के देना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मोर रेलेवेंट होता है पैसिवली मैनेज फंड के लिए। ठीक है, अब फॉर्मूला अपन एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। वहां पे तो अपन ने कैलकुलेटिव पोर्शन देखा है, ये जो अपन ने पढ़ा ना, ये ट्रैकिंग डिफरेंस ट्रैकिंग एरर जो है वो दोनों कंप्यूटर यहाँ पे हम लोग ने करके देख लिया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है ट्रैकिंग एरर का, कि जो भी आपके डेविएशन है, जो भी आपके डेविएशन है उनका स्क्वायर करो, उसका सम टोटल लेके आप डिनोमिनेटर में n-1 करो। यहाँ पे फॉर्मूला में n-1 करना है और उसका आप स्क्वायर रूट करो, आपको ट्रैकिंग एरर मिल जाएगा। कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाना है, बात खत्म। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका? ट्रैकिंग डिफरेंस इसका। और यहाँ पे बस याद रखना है कि n-1 लेना है, n नहीं लेना अपने को। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब हम लोग को डेटा जो दिया है रिटर्न्स का वो ईयरली डेटा है। तो सर अगर मंथली दिया होता तो कुछ नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो 12 महीने का। समझा आपको इतना? तो कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म होता है, ट्रैकिंग डिफरेंस ट्रैकिंग एरर। होप आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज लेने मिला। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में तो सिर्फ इसको एक ही पेज नसीब हुआ है। मेरा वीडियो का गोल ये था कि थोड़ा आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊं ये चीज़। ठीक है, होप आपने वीडियो को एंजॉय किया। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हरे कृष्णा।